बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 7 जनवरी है साल 2022। तीन बड़ी आम खबरें हैं जिन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फरीदा फारूकी और नून लीगी अता तारड़ एक प्रोग्राम में अजीब हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। जहांगीर तरीन का जहाज अचानक नून लीग की तरफ मुड़ रहा है। इस हवाले से एक बड़ी खबर है, उस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में एक मशकूक रूसी खातून गिरफ्तार कर ली गई है। इस खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। आए रोज दुनिया जहान के अंदर इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि मुख्तलिफ खवातीन और मर्द वो जासूसी के इल्जाम के अंदर पकड़े गए हैं, लेकिन ये एक रूस की खातून है जिसने पाकिस्तान के इदारों के नाक में दम कर रखा है। और आप अंदाजा कीजिए, मुख्तलिफ जगह से इसको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगले ही लम्हे वो किसी और शहर पहुंच जाती है और नई हरकत के साथ वो सामने आ रही है। पहले मैं आपके सामने इस खबर की डिटेल रखता हूं। ये जुमेरात का यानी कल का वाकया है, जिसके अंदर रिपोर्ट किया गया है कि एक रूसी खातून शहरी को डिप्लोमेटिक एनक्लेव में घुसने की कोशिश पर हिरासत में लिया गया। हिरासत में ली गई रूसी खातून को थाना सेक्रेटरिएट मुंतकिल कर दिया गया और ये खातून गुज़श्ता रोज रूस से मुल्तान पहुंची थी। अब जराए ने यह दावा किया कि मुल्तान पुलिस ने भी खातून को हिरासत में लेकर रूसी सफारत खाने के हवाले किया था। बाद अज़ां रूसी सफारत खाने ने खातून को इस्लामाबाद के निजी होटल में ठहराया। अब यहां से रूसी खातून मौका पाकर निजी होटल से भी बाहर आ गई थी और जिसे आज पुलिस ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर घुसने की कोशिश पर हिरासत में लिया है। जराए ने इस खबर के मुताबिक यह भी दावा किया है कि रूसी सफारत खाने ने फॉरेन ऑफिस को खातून का वीजा मनसूख करने का खत लिख दिया है। दूसरी तरफ खातून ने पुलिस को अपने बयान में कहा है कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर सैर करने के लिए आई हूं। और यह भी पता चला है कि वो पुलिस की मुबैना तौर पर वर्दी के अंदर जो है वो शायद आगे घुसने की कोशिश कर रही थी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इससे भी जो बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के इदारों ने मुख्तलिफ जगह पर इस खातून को पकड़ा है और बिल आखिर इसको धर लिया गया है। और लगता है ऐसे है कि जो मुख्तलिफ जगहों पर इसकी हरकत सकनात हैं, खबर तो बड़ी एक ब्रेक हुई कि शायद ये खातून कोई जासूस है बड़े लेवल की, लेकिन बगैर ऐसे लगता है कि ये कोई पागलपन का दौरा शायद इसको भी पड़ा है कि ये पाकिस्तान के इदारों से इस तरीके से बचकर वो कामयाब हो जाएगी और कोई बड़ा काम कर देगी। अब मैं आपके सामने रखूंगा दो तीन साफियों के जो कमेंट्स हैं वो बड़े आम हैं, लेकिन खास तौर पर जो सलीम साफी है उसकी डबल गेम हमेशा पकड़ी जाती है। बुग़्ज़े इमरान के अंदर ये बंदा कितना अंधा है आप देखिए। अब ये आज ट्वीट कर रहा है, ट्वीट ये कर रहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जंगल की आग की तरह तेजी के साथ फैलता जा रहा है। कराची में यकदम केसेस का बढ़ जाना सबूत है, लेकिन अफसोस कि हुकूमती शख्सियात भी मास्क इस्तेमाल नहीं करते। ये बात सही है, हुकूमती शख्सियात भी अब मास्क इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हुकूमत रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्च में होने वाले मार्चेस को रोकने के लिए जानबूझकर फैलने दिया जा रहा है। अब ये एक अजीब किस्म का यानी सहाफत हो रही है, या ये एक अपने अंदर की जो वो चीज है उसको निकालने की कोशिश हो रही है कि यानी मार्च के अंदर कोई फजल रहमान और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा है और इस वजह से इमरान खान को खतरा पड़ गया और इस वजह से अब ये कोरोना की वबा फैलाई जा रही है ताकि ये मार्च ना हो सके और पाबंदियां लगाई जा सकें। अब ये इस बंदे की ज़हनियत आप अंदाजा करें कहां तक ये सहाफत को छोड़कर ये जो सलीम साफी साहब हैं वो गिर गए हैं। अब आप इनका अगला एक ट्वीट जो है इन्होंने मारा है और वो मरियम नवाज पर अटैक किया है और ये मैं समझता हूं कि बड़ी हिम्मत की बात है। वैसे कोई ना कोई सहाफी ऐसी बात करे, वरना तो सारे अपने बिलों में घुस गए। 24 घंटे हो चुके हैं सहाफियों को बाकायदा गाली दिए हुए मरियम नवाज की तरफ से कि मैंने माफी नहीं मांगनी, कि तुम जो है वो तुम्हारी औकात ये है, लेकिन अभी तक किसी सहाफती तंजीम ने इसकी मजम्मत नहीं की और डूब के शर्म से मरने के लिए वो सारे वैसे बेताब होते हैं। और इमरान खान और हुकूमत का मामला होता तो अब और होते, लेकिन अब आगे अब इस पर वो कहते हैं सलीम साफी, निजी जिंदगी में घुसना और खून टेप करना घटियापन और फिर उसे पब्लिक करना घटियापन की इंतहा है। लेकिन मरियम नवाज, अब ये जो टेप रिपोर्ट होती रही है ना पहले, यानी जिसका फायदा नून लीग के लिए था, मरियम नवाज और सारे जो वीडियो ऑडियो का आज तक जिक्र करते रहे हैं, तो ये जितना बेशरम टोला है इन्होंने कभी उस वक्त उसकी मजम्मत नहीं की थी, उसको एक बड़ी खबर के तौर पर हमेशा पेश करते थे। अब ये कह रहे हैं कि खुफिया तौर पर टेप करना ये घटियापन है, उसको फैलाना मजीद घटियापन है। तो क्या आपने जितने पिछली वीडियो ऑडियो
مریم نواز نے اور نون لیگ کے سوشل میڈیا نے پھیلائی ہیں، کیا ان کو گھٹیا پن کہا ہے؟ نہیں کہا۔ یہی تو اصل میں رونا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ گھٹیا پن ہے، لیکن مریم نواز اور پرویز رشید کی گفتگو حسن نثار یا ارشاد بھٹی نے ریکارڈ نہیں کرائی کہ وہ پہلے معذرت کریں۔ جب گفتگو پبلک ہوئی تو نامناسب الفاظ کے استعمال پر مریم نواز کا معذرت نہ کرنا یہ قابل مذمت ہے اور اکھڑ پن ہی ہے۔ یہ اب بڑے آرام کے ساتھ انہوں نے کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جہانگیر ترین ہے وہ اور وزیر اعظم عمران خان کے آپ کو علم ہے تعلقات پہلے والے نہیں ہیں، اور جو جہانگیر ترین گروپ ہے وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ معاملات کو دیکھ رہا ہے، اور اگلے جو الیکشنز ہیں ان کے اندر ان کو ٹکٹ ملتا ہے نہیں ملتا، اس حوالے سے بھی جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے وہ واضح نہیں ہے۔ اس وقت ان کو جو فنڈز ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، چونکہ حکومت ابھی تک اسٹیبلشمنٹ یا ادارے وہ حکومت کو ہٹانے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، لہذا وہ بھی دیکھو اور دیکھتے جاؤ کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی نون لیگ وہ سارے جہانگیر ترین اور اس گروپ کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ان کو اپنی پارٹیز کے اندر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی جو کوششیں ہیں وہ ایک عرصے سے شروع ہو چکی ہیں۔ لیکن یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر ایسے نظر آتا ہے کہ جو جہانگیر ترین کا مخالف گروپ ہے وہ جہانگیر ترین کو وزیر اعظم عمران خان کے قریب آنے سے ابھی بھی روکے ہوئے ہیں، اور ان کو حالات کی جو اگلا الیکشن ہے اس کی نزاکت سمجھ نہیں آ رہی، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر۔ اور جہانگیر ترین کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہونے کی حیثیت سے اس نے ابھی تک وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے حوالے سے اس طرح کی بات نہیں کی جس کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہا جائے۔ انہوں نے اپنی زیادتی کی آواز ضرور بلند کی، اور ہمیں ذاتی طور پر جہانگیر ترین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی جو طاقت تھی دایاں بازو، اس کو جن لوگوں نے کاٹنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر اب وزیر اعظم کو بھی دیکھنا ہے اگر جہانگیر ترین کے ساتھ ابھی معاملات سیٹل نہیں ہوتے تو یقینی طور پر یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، اور آئے روز اس کا اظہار ہو رہا ہے، اور میڈیا جس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی بیٹی کی شادی کی تقریب کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، وہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے گفتگو کی ہے، اور مختصر سی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر جو دو چار جملے انہوں نے بولے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک مس کال ہے ان کی تحریک انصاف کو کہ آپ ابھی بھی معاملات جو ہے وہ سیٹل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ شاید انہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں، اور ابھی فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ بات جو ہے جس طریقے سے میں نے ابھی بھی بات کی، ایک بڑے ذمہ دار آدمی جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں وہ ابھی چونکہ موجودہ حکومت فنڈز دے رہی ہے ایم این ایز ایم پی ایز کو، جہانگیر ترین گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی فنڈز ملے ہوئے ہیں، تو وہ کبھی بھی ابھی پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے نہیں، نہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ لیکن مخالفین کے ساتھ ان کے رابطوں کا زیادہ ہونا یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو مستقبل کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر دراڑ پیدا کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر جو لوگ یہاں پر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کچھ لوگ آگے بڑھتے اور وہ قریب لاتے جہانگیر ترین کو اور یہ جو گروپ ہے اس کی دوریاں ختم ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو مزید دور کرنے کے لیے ماحول سازی ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ شادی کی تقریب کے اندر وہ شریک ہوئے ہیں، جہانگیر ترین جو ہے انہوں نے وہاں کچھ باتیں کی ہیں، مختصر سی ایک رپورٹر نے بات کی، انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کا جہاز کبھی نون لیگ کی طرف جا سکتا ہے، جس پر جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ جہاز تو کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا واضح سا موقف ہے۔ خواجہ سعد رفیق میرے بھائی ہیں اور اکٹھے فیملی میں رہ چکے ہیں، نون لیگ سے دوستیاں پرانی ہیں اور ایسے ہی چلے گا۔ یعنی سیاستدان ایک دوسرے کی شادی غمی کی جو تقریبات ہیں ان کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں، اسی تناظر کے اندر انہوں نے بات کی ہے۔ ایاز صادق جو ہے انہوں نے صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے مذاق میں کہا کہ جہانگیر ترین مسلم لیگ نون میں شمولیت کے سوال پر مسکراتے رہے، ان سے وجہ پوچھیں۔ اس کے بعد ایاز صادق نے عذرائے مذاق خود ہی جواب میں کہا کہ جہانگیر ترین ہو یا کوئی اور ہو، پی ٹی آئی کا رہنما عمران خان کے سوا سب بھی مسکرا رہے ہیں۔ جہانگیر ترین سے ایک اور صحافی نے سوالیہ انداز میں کہا کہ جہانگیر ترین شادی کی تقریب میں دولہا لگ رہے ہیں، جس پر ترین گروپ کے رہنما راجہ ریاض نے کہا کہ میں جہانگیر ترین کو دولہا لگنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ عجیب آدمی ہے راجہ ریاض، لیکن بہرحال یہ تقریبات کے اندر جانا یہ روٹین میٹر ہے، سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں، دوسری پارٹیز کے ساتھ ملنا ملانا یہ چیز چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک خاص وقت ہے، اس کے اندر جو وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی کے لوگ ہیں یقیناً
उन्हें सोचना पड़ेगा और ये जहांगीर तरीन को बाकायदा जो है वो अपनी पार्टी में करीब लाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन वो बेहतर समझते हैं, उनका अपना राइट है, लेकिन आगे जाकर पार्टी को अल्टीमेटली नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहांगीर तरीन की कुर्बत नहीं चाहते और शायद वो इस एजेंडे के अंदर अब तक कामयाब है। अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो बड़ी हैरान कुन है, जो गुज़श्ता रोज गरीदा फारूकी ने प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम जो किया है वो मैं आपको, अमीर हुसैन ने एक बड़ी प्यारी बात की है। जो अमीर हुसैन साफी हैं वो कहते हैं कि सहाफती तंजीमों ने डरते डरते मरियम नवाज और परवेज रशीद से मुआफी का मुतालबा किया था, लेकिन मरियम ने क्या जनाटेदार तमाचा मारा है इन सब को, और जमहूरी अकदार को ये कहकर कहा है माफी तो मुझसे मांगी जाए। वो सच कह रही है, क्योंकि आलम पना जहां पना जिल्ले इलाही सुल्तान मुअज्जम माफी नहीं मांगा करते। ये बात तो उन्होंने कही, लेकिन अब एक बड़ी जो बात है वो ये है कि जिस तरीके से गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया गरीदा फारूकी ने, उसके अंदर जो है वो फारक हबीब को दावत दी और दूसरी तरफ अता तारड़ से उसकी जो तफसील है वो मैं गुज़श्ता रोज आपके सामने रख चुका हूं, लेकिन अब उसकी जो वीडियोज हैं वो बड़ी बारीकी के साथ सामने आई हैं और पता चला है कि किस तरीके से यहां पर जो गरीदा फारूकी हैं वो कुछ कोशिश कर रही थी, और उसके अंदर वो चूंकि स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं थे अता तारड़, और जिस तरह के उन्होंने सवालात उठाए वो सारे नून लीग के से रिलेटेड चुके सवालात थे और उन्होंने इसी तरह जलगार की। और अब वहां पर वीडियोस के अंदर शायद आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा कोशिश करूंगा। ये आप देखिए ऑडियो के अंदर आपस के अंदर मैसेजिंग हो रही है और मुबैना तौर पर ये अता तारड़ और ये जो गरीदा फारूकी हैं मैसेज पर एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं और फिर के ऊपर जो है वो 18 एक्टिव अकाउंट्स का जिक्र कर रही है। उन 18 एक्टिव अकाउंट्स के अंदर कितने अकाउंट्स में पैसे आए हैं, किन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, जीरो बैलेंस है, उनकी तफसीलात भी हमारे पास अकाउंट्स आपसे लेने हैं। वो कहाँ है 56 अकाउंट्स? इस रिपोर्ट में तो नहीं लिखा हुआ। स्क्रूटनी कमेटी जो है अब ये मैसेजिंग हो रही है और इसको लोग जो है इस वक्त जो है वो फोकस कर रहे हैं कि प्रोग्राम के दौरान नून लीग का अगर कोई मेजबान जो है वो मैसेज के जरिए सवाल आगे पीटीआई के नुमाइंदे से करवाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि अमूमन जो प्रोग्राम होते हैं एंकर्स के आगे प्रॉम्प्टर होते हैं और वो वहां से पढ़कर बातचीत कर रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में होते हैं, तो यहां मुबैना ऐसे लग रहा है बादी नजर के अंदर कि गरीदा फारूकी का जो मामला है वो यहां तय था अता तारड़ के साथ, और पीटीआई पर जिस तरीके से उन्होंने हमला आवर हुए हैं प्रोग्राम के अंदर यकीनी तौर पर, और उनका नून लीग के साथ जो पुराना ताल्लुक है, ये बहरहाल इस तरह की जो हरकत है वो काबिल मुजम्मत है। अब लेकिन वो देखना चाहिए सहाफत कर रहे हैं या किसी पार्टी की वो कारकुन का किरदार अदा कर रही हैं। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।